हाय गाइज, आई एम राजन पांडे और आप देख रहे हैं शेक्सपियर क्लासेस को, जो कि बिहार में आईएससी के लिए अच्छे कोचिंग संस्थानों में से एक है। और इसका प्रमाण है हमारा हर साल का बेहतर से बेहतर रिजल्ट। जैसे आप इस साल का इंटरमीडिएट का रिजल्ट देखें तो हमारे साथ जो यहाँ पे फोटो में है, जिनको मैं मिठाई खिला रहा हूँ, ये है धीरज कुमार। इन्होंने बिहार इंटरमीडिएट रिजल्ट 2020 में 9वें स्थान को हासिल किया। इनका कुल प्राप्तांक है 466 अंक और बिहार के टॉप 10 पे 9वें स्थान पे काबिज हैं। इनके साथ साथ सैकड़ों विद्यार्थियों ने अच्छे मार्क्स लाकर बिहार का तथा कोचिंग का नाम रोशन किया। ये मेरे साथ जो फोटो में दिख रहे हैं, ये है मंटू कुमार और ये 2019 में 446 अंक लाकर हमारे कोचिंग और क्षेत्र का नाम रोशन किया और ये जिला टॉपर थे। इस तरीके से इनके पहले विवेक कुमार सिंह, वो भी जिला टॉपर थे। हमने हर साल बेहतर से बेहतर रिजल्ट दिया है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट एग्जाम 2021 के लिए अंग्रेजी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं और आज पार्ट 3 है। पार्ट 1 में हम लोग 1 से लेके 24 तक, पार्ट 2 में हम लोग 25 से लेके 48 तक क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं। इसका मतलब कि आज हम लोग 49 नंबर क्वेश्चन से पढ़ेंगे। साथ ही मैं यह कहना चाहूँगा कि अगर आप बिहार टॉपर बनना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो के पूरे सीरीज को देखें, नहीं तो पास तो कोई भी हो जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि इंग्लिश के 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, जिसके लिए हमें कम से कम 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाना पड़ेगा और मैं एक वीडियो में लगभग 24 क्वेश्चन देता हूं। इसका मतलब कम से कम 22 या 23 वीडियो बनाना पड़ेगा। अगर आप पूरे वीडियो को देखते हैं तो 50 में 50 अंक लाना निश्चित है। तो चले अपने पढ़ाई को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है आई ऑलवेज डैश डैश यू। तो एक बात ध्यान रखिए आप लोग, सब्जेक्ट हो और सब्जेक्ट के तुरंत बाद ऑलवेज, ऑफन, नेवर हो, ठीक है, तो उसके बाद V1 या V5 लगता है। इसका मतलब कि कौन टेंस हो जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। लेकिन देखिए, अगर सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव हो और उसके बाद ऑलवेज, ऑफन, नेवर हो, तो उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप लगता है। इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ध्यान रहे, सब्जेक्ट के तुरंत बाद ऑलवेज रहे तो V1 या V5, सब्जेक्ट के तुरंत पर वर्ब रहे मतलब एक्सुलरी वर्ब रहे, उसके बाद ऑलवेज ऑफन है तो इसका मतलब वर्ब का तीसरा रूप। तो ध्यान दे, यहाँ सब्जेक्ट के तुरंत बाद ऑलवेज है, इसका मतलब कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और इसमें V1 या V5 लगेगा। तो आई के साथ क्या लगेगा? हेल्प्स तो लगेगा नहीं, हैव हेल्प लगेगा नहीं, आई के साथ क्या लगेगा? हेल्प लगेगा। यहाँ देखें, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद ऑलवेज नहीं है, इसके बाद हैज या हैव है, मतलब सहायक क्रिया है, ठीक है, उसके बाद ऑलवेज है। इसका मतलब है या हैव है तो वर्ब का कौन सा रूप यहाँ पे? तीसरा रूप लगेगा। तो हेल्प्स नहीं है, यहाँ पे हेल्प्ड। बी ऑप्शन क्या है? सही है, क्योंकि है या हैव के बाद वर्ब होता है तो उसका तीसरा रूप लगता है। यहाँ पे देखें, सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के तुरंत बाद ऑफन है और सब्जेक्ट का तुरंत बाद ऑफन हो तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो ही के साथ क्या लगेगा? स्पेंड लगेगा कि स्पेंड्स लगेगा? स्पेंड्स लगेगा, ठीक है। तो यह ऑप्शन क्या है? सही है। यहाँ सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के तुरंत बाद पहले एक्सुलरी वर्ब है, उसके बाद से ऑफन है। इसका मतलब यहाँ हैज, हैव के अनुसार वर्ब का तीसरा रूप, हेल्प का तीसरा रूप क्या होगा? हेल्प्ड होगा। क्वेश्चन नंबर 53, ही नेवर डैश डैश हेयर एट नाइट। आप लोग देखें, ही के तुरंत बाद, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नेवर है, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो कम का रूप भरना है तो केम है, हैज कम है, कमिंग है, कम्स है, तो ही के साथ क्या होगा? कम्स। तो यहाँ पे डी ऑप्शन क्या है? सही है। इसका मतलब हुआ वह कभी भी यहाँ रात में नहीं आता है। इसको ले, ही डैश डैश नेवर, मतलब यहाँ पे डैश डैश में कुछ भरना है, उसके बाद नेवर है।
मतलब सब्जेक्ट के तुरंत बाद नेवर नहीं है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद कुछ भरना है उसके बाद नेवर है। तो ध्यान रहे, सब्जेक्ट के तुरंत बाद कुछ भरना हो और उसके बाद नेवर हो या ऑफन हो या ऑलवेज हो, तो यहाँ पे केवल हैज या हैव भराएगा। ठीक है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद कुछ भरना हो और उसके जस्ट बाद नेवर हो, चाहे ऑलवेज हो चाहे ऑफन हो, तो यहाँ हैज या हैव भराएगा। तो ही के साथ क्या होगा, हैज। तो यहाँ पे हैज ऑप्शन क्या है, सही है। यहाँ भी देखें, सब्जेक्ट के तुरंत बाद कुछ भरना है उसके बाद ऑलवेज है। ठीक है, तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद कुछ भरना हो उसके बाद ऑलवेज हो, तो हैज या हैव भराएगा। तो ही के साथ क्या भराएगा आपका, हैज। तो यहाँ पे हैज ऑप्शन क्या है, सही है। अगर यहाँ पे यू होता तो क्या भराता, हैव। ठीक है, आप लोग जानते हैं इस बात को। यहाँ पे देखें, सी डैश डैश पास द एग्जामिनेशन, यहाँ पर वर्ब का तीसरा रूप है और हम जानते हैं वर्ब का तीसरा रूप है, तो यहाँ पे या तो हैज भराएगा या हैव भराएगा या हैड भराएगा या विल हैव भराएगा। ठीक है, इसका मतलब यह नहीं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, नहीं तो पास्ट परफेक्ट टेंस होगा, नहीं तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा, क्योंकि यही तीन टेंस में वर्ब का तीसरा रूप लगता है। ठीक है, अब आप ऑप्शन देख ले कि कौन सा टेंस का ऑप्शन दिया है। वर्ब का तीसरा रूप है तो देख रहे हैं कि हैज हैव दिया है और हैड तो दिया नहीं है, विल हैव दिया नहीं, इसका मतलब कि ही सी के साथ क्या होगा, हैज ऑप्शन सही है। ठीक है, अगर वाक्य में ऑलरेडी, एट, जस्ट, लेटली, रिसेंटली, सो फार, अप टू नाउ दिखे तो समझ जाएंगे कि वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। यह वाक्य केवल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है। और प्रेजेंट परफेक्ट आप लोग पढ़े हैं, इसको हम लोग हैज है प्लस V3 से बनाते हैं। याद रखें, जैसे पहला है आई डैश डैश रिसेंटली डैश डैश द ताजमहल। रिसेंटली का मतलब होता है हाल में ही, मतलब मैं हाल में ही ताजमहल देखा हूँ। और हम जानते हैं कि रिसेंटली दिखाई दे, चाहे एट दिखाई दे, चाहे ऑलरेडी दिखाई दे, चाहे जस्ट दिखाई दे। ठीक है, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको रट लेंगे, एग्जाम्स में बार बार आते हैं, तो उसको हम समझेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बनाना हम जानते हैं हैज है प्लस V3 से। तो आप रिसेंटली दिखाई दे रहा है तो रिसेंटली दिखाई दे, इसका मतलब हैज है प्लस V3। तो रिसेंटली के आगे होगा हैज या हैव और उसके पीछे होगा वर्ब का तीसरा रूप। तब ध्यान दे, आई के साथ क्या लगेगा, हैव। तो हैव तो यहाँ पे है और वर्ब का तीसरा विजिटेड सही है। ठीक है, तो यहाँ भराएगा हैव और यहाँ भराएगा विजिटेड। रिसेंटली के आगे भराएगा हैज या हैव और उसके बाद भराएगा वर्ब का तीसरा रूप। इसका मतलब हुआ मैंने हाल में ही ताजमहल देखा है। यहाँ पे है, यहाँ पे ऑलरेडी है। हम लोग पढ़ चुके हैं कि ऑलरेडी दिखाई दे, एट दिखाई दे, तो इसको बनाएंगे हम लोग हैज है प्लस V3 से। ठीक है, इसका मतलब है हैज है प्लस V3 से बनेगा। ठीक है, तो ध्यान रखें, आई के साथ क्या लगेगा, हैव। तो यहाँ पे एम है, हैज है, यहाँ पे हैव है, उसका वर्ब का तीसरा रूप सीन है, तो यहाँ भराएगा हैव, यहाँ भराएगा सीन। मतलब कौन ऑप्शन सही है आपका, सी ऑप्शन सही है। यहाँ पे देखें, जस्ट दिया है, ठीक है, और जस्ट भी रहे तो हैज प्लस V3। तो जस्ट के बाद वर्ब का तीसरा रूप तो लिख दिया है, इसका मतलब आगे हैज या हैव भराएगा। तो यहाँ पे ही है तो ही के साथ क्या भराएगा, हैज। अगर वह यहाँ पे दे होता तो क्या भराता, हैव। ठीक है, लेकिन ही के साथ भराता है हैज। तो हैज ऑप्शन में है कहीं, हैज सही है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, सो फार वी हैव डैश डैश नो प्रॉब्लम, मतलब अब तक हमें कोई तकलीफ नहीं हुई है। ठीक है, तो होना के लिए भी हैव होता है। ठीक है, हैव का दूसरा रूप होता है हैड। ठीक है, तीसरा रूप भी होता है हैड। तो ध्यान रखें, यहाँ पे तीसरा रूप भराएगा, तो यहाँ पे हैव तो पहला रूप है, टेक पहला रूप है, नॉन यहाँ पे हैड भराएगा। ठीक है, इसका हिंदी हुआ सो फार के हिंदी हुआ अभी तक, वी हैव हैड नो प्रॉब्लम, हमें कोई तकलीफ नहीं हुई है। वाक्य के अंत में फॉर या सिंस देखकर ज्यादातर बच्चे या तो उसे हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन या विल हैव बीन से बना देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे फॉर या सिंस रहने पे कभी कभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी होता है। तो कैसे हम जानेंगे कि फॉर सिंस लास्ट में है उसके बावजूद भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है? तो ध्यान रहे, अगर वर्ब का तीसरा रूप है, वर्ब का अगर तीसरा रूप है, इसका मतलब है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और यहाँ पे हैज या हैव का प्रयोग होगा। वर्ब का तीसरा रूप है तो ठीक है, वर्ब का तीसरा रूप है तो उसके पहले हैज या
हैव का प्रयोग होगा। अब वर्ब का चौथा रूप है तो उसके पहले हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन या विल हैव बीन का प्रयोग होगा, जैसा कि आप लोग टेंस को अच्छा से पढ़े हैं। तो वर्ब का तीसरा रूप अगर हो तो इसका पहले हैज या हैव होगा। तो वी के साथ क्या लगता है, हैव। यह सही नहीं है, ऐसे नहीं, वी के साथ यहाँ सी ऑप्शन क्या है, सही है। लेकिन इसी वाक्य में अगर वर्ब का चौथा रूप यहाँ पे है, चौथा रूप आईएनजी फॉर्म है, तो अगर तीसरा रूप हो तो हैज या हैव, लेकिन चौथा रूप हो तो हैज बीन होगा या हैव बीन होगा या हैड बीन होगा या विल हैव बीन होगा। अब ऑप्शन देख लेंगे क्या होगा, आप लोग टेंस पढ़े हैं। तो वी के साथ हैव बीन तो लगता है एकदम क्लियर है, और कुछ है नहीं है, इसका मतलब हैव बीन क्या है, सही है। तो हमने सी का तीसरा रूप हो तो आगे हैज या हैव होगा, चौथा रूप हो तो हैज बीन या हैव बीन होगा। यहाँ पे देखें आई के बाद हैव है, बीन नहीं ना है, तो हम टेंस पढ़े कि हैज या हैव हो तो उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप लगता है। फर्स्ट सेंस से कोई मतलब नहीं है, वर्ब का तीसरा रूप, इसका मतलब वर्ब का तीसरा रूप लगेगा। यह तो है नहीं तो चौथा रूप है, यहाँ पे हेल्प तीसरा रूप है, इसका मतलब बी ऑप्शन क्या है, सही है। यहाँ पे देखिए आई के बाद हैव बीन है, हैव बीन या हैज बीन के बाद वर्ब का चौथा रूप लगता है, हैज बीन या हैव बीन का वर्ब का चौथा रूप लगता है, इसका मतलब चौथा रूप लगेगा आईएनजी वाला फॉर्म लगेगा। और आईएनजी वाला फॉर्म कहाँ है, यहाँ पे आपका यह हेल्पिंग क्या है, सही है। इसको आप लोग अच्छा से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 65, ही डैश डैश एब्सेंट फ्रॉम स्कूल, वह स्कूल से अनुपस्थित है। यहाँ पे एब्सेंट जो है, एब्सेंट वर्ब नहीं है, ऑप्शन जो है वर्ब नहीं है, ठीक है। तो स्कूल से एब्सेंट है, तो एब्सेंट वर्ब नहीं है, इसलिए इसमें आईएनजी नहीं लगेगा, तो सीधा वाक्य इज आर एम लगेगा। तो यहाँ पे ही के साथ क्या होगा, इज क्या है, सही है, इज क्या है, सही है। लेकिन अब देखें 66, ही इज एब्सेंट फ्रॉम स्कूल सिंस जनवरी, यहाँ भी ऑप्शन जो है वर्ब नहीं है, एडजेक्टिव है। तो लेकिन यहाँ पे फॉर सिंस का प्रयोग हुआ है, तो फॉर सिंस का प्रयोग हो तब यहाँ वर्ब के रूप में, भले यहाँ पे वर्ब नहीं है, हैज बीन लगेगा या हैड बीन लगेगा या हैव बीन लगेगा या विल हैव बीन लगेगा। ध्यान रहे जब फॉर सिंस का प्रयोग हो तो यहाँ पे ही के साथ क्या लगेगा, हैज बीन क्या है, सही है। ध्यान रहे फॉर सिंस का प्रयोग नहीं है तो यह प्रेजेंट का वाक्य इज आर एम वाज वर्क जो भी यहाँ पे उचित बैठे आप लगा लेंगे। लेकिन जब फॉर सिंस का प्रयोग वाक्य में हो जाए उस स्थिति में भले ही यहाँ पे वर्ब नहीं है, उसमें आईएनजी नहीं लगा है, यहाँ पे हैज बीन लगेगा, हैड बीन लगेगा, विल हैव बीन लगेगा, ठीक है। आप लोग ध्यान रखेंगे कि ऑप्शन क्या है उसके अनुसार भरेंगे, तो यहाँ पे हैज बीन सही है। अगर यहाँ पे इज लिखेंगे तो क्या है, गलत है। इसका हिंदी भाव स्कूल से एब्सेंट है, अनुपस्थित है, लेकिन इसका हिंदी भाव जनवरी से स्कूल से एब्सेंट है। क्लियर है। अब देखें यहाँ पे 67 से लेकर 69 तक तीनों एक जैसे क्वेश्चन है, इसको अच्छा से समझना आपको जरूरी है, ठीक है। यह टेंस रिलेटेड है। आई के बाद सेल है, आप लोग टेंस पढ़े हैं कि आई के बाद सेल या विल हो तो वर्ब का पहला रूप लगेगा, तो यहाँ वर्ब का पहला रूप क्लियर है आपका। तो यहाँ पे क्या होगा, गो, सही है। इसको ले, आई के बाद एम है, आई के बाद एम है, आप लोग पढ़े हैं टेंस में। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो विद्यार्थी टेंस नहीं पढ़ा है, मैं शेक्सपियर क्लासेस के स्पोकन के वीडियो में डे 19 से लेकर डे 30 तक टेंस ही पढ़ाया हूँ। आप वहाँ पे जाके टेंस पढ़ लें जिससे कि आपका रिजल्ट अच्छा आए। क्लियर है। तो देखिए एम के बाद वर्ब का चौथा रूप लगता है, आईएनजी फॉर्म लगता है, तो यहाँ पे गोइंग क्या है, सही है। इसका मतलब हुआ कि कल मैं पटना जाऊंगा, इसका ही मतलब यही हुआ कल मैं पटना जा रहा हूं। अब यह देखिए इसमें ट्विस्ट है, इसमें न तो सेल विल वाला है न ही इज आर एम है, तो इसको कैसे बनाए। तो ध्यान रहे अगर सेल विल हो तो वर्ब का पहला रूप लगा देंगे, इज आर एम हो तो आईएनजी फॉर्म लगा देंगे, और दोनों में कुछ भी नहीं हो तब जाके अगर समय फिक्स दिया हो, मतलब फ्यूचर का कोई समय दिया हो, कल जाऊंगा, 15 तारीख को जाऊंगा या आऊंगा, तब यह हो जाता है प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस का वाक्य। किसका वाक्य हो जाता है, प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस का वाक्य। फ्यूचर में कोई काम होने वाला हो और उसके लिए समय फिक्स्ड हो, जैसे मेरी माँ आएगी, प्रधानमंत्री कल आएंगे, ऐसा कोई भी समय फिक्स्ड हो, तब वहाँ पे प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस का वाक्य होता है, प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस। और प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस कौन सा, आई के साथ गोइंग लगेगा नहीं, गोज लगेगा नहीं, गो क्या है, सही है। ये तीनों क्लियर कर ले, सेल विल हो तो वर्ब का पहला रूप, इज आर एम हो तो चौथा रूप, दोनों में कोई नहीं हो तो प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस, ऑप्शन में कोई एक ही रहेगा। देखते हैं ही डैश इज स्लीपिंग देन, यहाँ पे स्लीपिंग वर्ब का चौथा रूप है।
अब ऑप्शन पर निर्भर करता है क्या भराएगा। वर्ब का चौथा रूप है कि मतलब कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी हो सकता है, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस भी हो सकता है, या फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस भी हो सकता है, या कोई नाउन का या जिरंड का रूप भी हो सकता है। आईएनजी फॉर्म में तो कुछ भी हो सकता है। अब निर्भर करता है कि मेरा ऑप्शन क्या है, उसके अनुसार हम लोग चुनेंगे। तो ऑप्शन देख रहे हैं कि विल के रूप में दे रहा है तो लगेगा नहीं, क्योंकि है के बाद वर्ब का तीसरा रूप लगता है। ठीक है, इसका मतलब फ्यूचर वाला चुनने के लिए कह रहा है। तो फ्यूचर टेंस में ही के साथ क्या लगता है, विल बी। यहाँ पे विल बी ऑप्शन क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर 71, यहाँ पे आई शैल बी, यहाँ पे वर्ब का रूप भरना है। हम जानते हैं कि अगर शैल बी और विल बी हो तो उसे हम लोग बोलते हैं फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस। ठीक है, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल बी या विल बी प्लस वर्ब का चौथा रूप। आप लोग टेंस पढ़े हैं। तो आई के बाद शैल बी है, इसका मतलब कि यहाँ पे चौथा रूप लगेगा। शैल बी और विल बी का चौथा रूप लगता है, मतलब आईएनजी फॉर्म। तो यहाँ पे क्या है, सही आईएनजी फॉर्म। उसके बाद 72, आई शैल हैव या विल हैव। हम जानते हैं कि शैल हैव या विल हैव हो, इसका मतलब कौन टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस कैसे बनता है, सब्जेक्ट के बाद शैल हैव या विल हैव और उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप। ठीक है, तो वर्ब का इसमें या पहला रूप है या चौथा रूप है, तीसरा रूप या सही है। इसको ले, द पेशेंट डैश डाइड, यहाँ पर वर्ब का तीसरा रूप दिया है। ठीक है, तो वर्ब का तीसरा रूप दिया है, तो या प्रेजेंट परफेक्ट हो सकता है, या पास्ट परफेक्ट हो सकता है, या फ्यूचर परफेक्ट हो सकता है, या आपका वॉइस में भी वर्ब का तीसरा रूप लगता है। तीसरा रूप तो बहुत जगह लगता है। अब यहाँ पर निर्भर करता है मेरा ऑप्शन क्या दिया है उस पर। तो ऑप्शन विल के रूप में दिया है, इसका मतलब फ्यूचर या देखना चाहता है। तो हम अच्छी तरह जानते हैं वर्ब का तीसरा रूप किस में लगता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस में वर्ब क्या लगता है, शैल हैव या विल हैव। तो पेशेंट के साथ क्या लगेगा, विल हैव। यहाँ पे विल हैव क्या है, सही है। इसको ले, ही डैश रीडिंग है फ्रॉम 2015। आप लोग जानते हैं कि टेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस के स्थान पे फ्रॉम लगता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस का प्रयोग होता है, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस के स्थान पर किसका प्रयोग होता है, फ्रॉम का। इसका मतलब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान मतलब वर्ब क्या होता है, विल हैव बीन या शैल हैव बीन। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या लगेगा, विल हैव बीन। यहाँ पे आई शैल हैव बीन, ऑलरेडी शैल हैव बीन बता रहा है कि कौन टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब का कौन सा रूप लगता है, चौथा रूप। ये रहा आपका आज का SW। अगर आप इसे बना ले रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। और ये रहा कल का SW जो दिए थे उसका आंसर, आप लोग मिला लेंगे। थैंक्स।